ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऊपर बढ़ने के लिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि और स्वागत है आप सभी का अपने अपने कार्यक्रम में युवा समय में। दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको अपने आप से जोड़ता है और आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले आपने एक को यहाँ पे बैठा हुआ देखा होगा। आज मैं उन्हीं का इंटरव्यू लेने वाली हूँ, नेशनल यूथ विनर शाइना का। हेलो शाइना, कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय करते हुए? बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि। और मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और जो आपने जर्नी वाली बात की, यहाँ से यहाँ, बिल्कुल डिस्टेंस बहुत छोटा सा है पर जर्नी बहुत बड़ी है। और अपने ही चैनल पे गेस्ट बन के आना और अपने अनुभव को साझा करना, ये वाकई में एक बहुत ऐसे क्षण हैं जो कई बार हमें समझ भी नहीं आता कि हमें शब्द नहीं मिलते हैं कि हम किस तरीके से इनको बयान करें। तो कुछ इसी तरीके के क्षण हैं ये मेरे लिए, और शायद ये मैं कभी जीवन भर भूलूंगी भी नहीं। बिल्कुल सही का, ये मोमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुत यूनिक रहते हैं, ध्यान रखते हैं। तो इन सब चीज़ों की आपकी शुरुआत कैसे हुई? अपन यहीं से शुरू करते हैं। तो आपने बैचलर्स किस में करा, मास्टर्स कैसे करा और इंटरेस्ट कहाँ से आपका डेवलप हुआ इन सब चीज़ों में? एक्चुअली जब हम एकेडमिक्स में होते हैं, कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि आपको फर्स्ट आना है, आपको अपना एक परसेंटाइल पे फोकस करना है, दैट्स ओके। पर मुझे लगता है कि अगर हम इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहें तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी इन्हेंस होती है, हमारा एकेडमिक्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। और वो चीज़ क्योंकि अब हम आके रियलाइज़ कर पाते हैं एक स्टेज के बाद। तो स्कूल से ही मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा था। मेरे को हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ों में इंटरेस्ट रहा था, पर क्योंकि मेरी फैमिली से एक शर्त थी, मैं लकीली काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ और काफ़ी ऑलमोस्ट हर क्लास में टॉप किया है। तो सिर्फ एक ही शर्त थी कि वो जो रैंक है वो बिगड़नी नहीं चाहिए, उसके अपार्ट आपको जो करना है करिए। तो तब से मैं चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हुई, डांसिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, सारी चीज़ों में। बट कई बार क्या होता है कि जब हम स्कूल्स छोड़ते हैं, क्योंकि मैं एक डिग्री कॉलेज से पास आउट हूँ और डिग्री कॉलेज में कई बार उतना माहौल हमें नहीं मिल पाता है जो कंपैरेटिवली हमें यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है। तो मेरे को भी एक एक्सपेक्टेशन आया था कि यार स्कूल तो कॉन्वेंट था और सारी चीज़ें थी, अब क्या, अभी तो छोड़ देंगे। छोड़ दिया था। बट लकीली एक बार एक स्टेट कंपटीशन आया एंड मेरे सामने वो पेपर रखा हुआ था एंड मैं लड़ गई। मैंने कहा ये कब होगा, क्यों होगा, मतलब क्यों नहीं होगा। मुझे सामने से ऐसा आया कि इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है यहाँ पे, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लकीली तो नहीं कहूँगी इस बात को, लेकिन वहाँ पे बहुत कम ही लोग हैं जो अपना इंटरेस्ट पब्लिकली शेयर करते हैं। तो जब मैं ज़िद पे आ गई, ने मुझे करना ही है, और वो टाइम था, वो मेरा एक फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद में स्टेट में मैं पहली बार होती है और मैं पहली बार ही स्टेट में फर्स्ट आ गई। तो जब किसी छोटे शहर से कोई एकदम से इस तरीके का कोई अचीवमेंट लाता है तो कहीं ना कहीं वो एक अवेयरनेस का भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि यार कैसे किया, किस तरीके से किया, कहाँ से किया, क्या वो प्रोग्राम था। तो उसके बाद ना धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। और फिर लकीली मैं ये बात बोलूँगी कि वो एक कंपटीशन के बाद आज तक कोई भी साल ऐसा नहीं है जब कोई भी कॉम्पिटिशन्स रुकते हैं। अब हर कॉम्पिटिशन लगातार होते हैं और पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। तो शुरुआत वैसे हुई, कंटिन्यू रखा स्टेट पे, देन जो हमारा एक, तो ये कब की बात है, मतलब 2000? ये 2016 की या 15 की बात है। 16 और 15 के मतलब मिडिल की बात होगी। और उसके बाद ये हर साल हुआ और मैंने हर साल किया। और 2016 में मैं स्टेट में फर्स्ट थी, 2018 में स्टेट फर्स्ट थी, 2019 में गवर्नर अवार्डी थी। और 19 के बाद मेरे से हाथ जोड़े गए कि 3 साल के बाद अब आप पार्टिसिपेशन स्टेट पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल भी होता है, लगातार 3 साल अगर आप जीत रहे हो तो आप पार्टिसिपेशन फिर नहीं कर सकते। तो फिर नेशनल स्विच किया। तो फिर 2019 में नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो विज्ञान भवन में पीएम के उद्देश्यों पे हुआ था। देन 2021 में मुझे सेंट्रल हॉल में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से ट्वीट करके सराहा भी। तो वो वाकई में मेरे माध्यम से मेरे प्रदेश के लिए भी एक बहुत गौरव का क्षण था, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए तो था ही, पर मेरे जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए भी था, क्योंकि आपकी बातें बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती हैं, रीच बनता है। और देन इतने लंबे समय का पूरा काम का ब्यौरा था, तो शायद राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी मुझे इस वजह से मिल पाया है।
तो इसके पीछे की थोड़ी सी आप अगर जर्नी बताना चाहें कि आपने बैचलर्स किस में करा था, फिर मास्टर्स कैसे करा, तो आपने क्या इसी सेक्टर में पहले बैचलर्स करा हुआ है या फिर एकदम से वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया या कुछ ऐसी चीज़ हुई? अभी अगर मैं इसका बोलूंगी तो काफी अपोजिट है। मेरा बैचलर्स मैथमेटिक्स में है ओके और मेरा मास्टर्स फिजिक्स में है। तो कहीं से भी कोई लिंकअप तो है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं साइंस में अच्छी नहीं थी, मैं साइंस में बहुत अच्छी थी और मेरा साइंस में अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। ओके लेकिन एक मोमेंट ऐसा हुआ था जब धीरे धीरे मेरा लिटरेचर की तरफ रुझान बढ़ा। ओके और फिर मैंने लिटरेचर पे चीज़ें पढ़ना शुरू की और थोड़ा जानना शुरू किया। तो फिर लिटरेचर ने काफ़ी इन्हेंस किया, मतलब काफ़ी क्वालिटेटिव कंटेंट जिसे हम बोलते हैं, वो इन्हेंस करने का काम लिटरेचर ने किया। और अभी आप बता रही थी कि आपको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी आपका ट्वीट करा था। मैंने आपकी ऐसे थोड़ा बहुत आपके बारे में सर्च कर रही थी तो मुझे फेसबुक पे भी आपकी पोस्ट मिली। तो पोस्ट जब मैं स्क्रॉल्स कर रही थी बहुत सारी, तो आपने बहुत सारी मोटिवेशनल कोट्स डाली हैं अपने पिक्स के साथ। तो उस मोटिवेशन के पीछे का राज क्या है, मैं ये जानना चाहूँगी। वो कोट्स जनरली ये होते हैं, देखिए कई बार जब हम कुछ कर लेते हैं जी तो ये ईगो का विषय नहीं है, ये ऐसा विषय नहीं है कि हमने कुछ किया। उस टोन में अगर हम ना बात करें तो कई बार हमें लगता है कि अगर हमने किया है ना तो इस बात पे शायद हम बाकियों को भी कुछ लर्निंग वे में कुछ बता सकते हैं। तो जब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और जब हम कोई चीज़ इस तरीके से करते हैं और अगर पीछे से हमें पता है कि कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं तो वो हमारा मोटिवेशन बाकियों के लिए भी मोटिवेशन बनता है। तो अगर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ऐसा नहीं है उस पोस्ट को लेके तो मुझे लगता है कि हम कुछ मोटिवेशनल कोट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि पोस्ट भी कुछ इसी तरीके की होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती हैं, तो बस यही एक रीज़न है वो कोट्स डालने का। आजकल सोशल मीडिया जो है बहुत एक अहम रोल प्ले कर रहा है हम सबकी लाइफ में। पर अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था डिजिटल फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है आजकल। बिल्कुल। तो उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें, डिजिटल फास्टिंग आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। तो वैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं डाइटिंग ही नहीं कर पाती हूँ, तो डिजिटल फास्टिंग मोबाइल की नहीं, लेकिन आजकल डिजिटल एरा है, सारी चीज़ें हम डिजिटल स्विच करते जा रहे हैं। और जैसा कि हमारा देश जो है वो युवा देश है, इसका मतलब हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। मतलब कंपैरेटिवली यूथ चीज़ें जल्दी लर्न कर सकता है। तो अगर इस टाइम में हम एक डिजिटल एरा को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो शायद वो देश में बेहतर तरीके से हम स्थापित और विकसित कर सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी बुराई है। और कहीं ना कहीं अब खुद को अपग्रेड करना, अपडेट रखना, ये तो आगे बढ़ने के लिए एक कदम है। तो वो डिजिटल एरा ज़रूरी है और कहीं ना कहीं बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। टाइमिंग भी हमारी बचती है, हमारे लिए आज कन्वीनियंट होती जा रही हैं चीज़ें। हम और आप भी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ही कन्वीनियंट हैं क्योंकि हम उस एरा में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अडेप्टिव हो गए हैं उसको लेके। तो मेरे को लगता है कि ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड तो हो गए इन चीज़ों पे, पर हमें हर चीज़ को एक इम्पॉर्टेंट टाइम देना चाहिए। और बातों ही बातों में भूल गई आपसे नेशनल अवार्ड के बारे में तो पूछना। सो ये जो सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं आप इतने सारे, ये इन्हीं के सर्टिफिकेट्स हैं। तो इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, अब थोड़ा इसके बारे में अपन पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इनके रखे हुए हैं। इन्होंने मुझे तो हिस्ट्री बता दी, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप ये हिस्ट्री दर्शकों के साथ भी शेयर करें। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अगर मैं मोटा मोटा अनुमान लगाऊं, मेरा बेसिकली जो मास्टरी जिसे मैं कह सकती हूँ वो शायद स्पीकिंग स्किल में है। क्योंकि मेरे को जितने भी मैंने काम किया है और जितने भी कॉम्पिटिशन्स में मैं उतरी हूँ वो उसी के बिहाफ में उतरी हूँ। तो कहीं ना कहीं स्पीकिंग कई बार हमें लगता है कि आसान चीज़ है यार, बोलना ही तो है, पर सिर्फ हमारा ही बोलना क्यों सुना जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। तो बेटर इज़ के हमको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो हम अपने स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करें, उसको इन्हेंस करने की कोशिश करें कि हम नए नए लिटरेचर्स को पढ़ें, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं उनको पढ़ें। इससे हमारा कंटेंट रिच होता है, और जब रिच होता है और उसके बाद हम किसी के सामने उसको रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकियों से थोड़ा सा वो अलग होगा, तो सामने वाला आपको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ सुनेगा। तो मेरा मेनली यही था। इनिशियली कोशिश खुद पे काम करने की थी कि कैसे खुद पे और कर सकते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल्स में कॉलेजेस में होते हैं तो हमारा मोटिव यही होता है कि अगर हम किसी कंपटीशन में उतरे हैं तो मुझे जीतना है। सबका यही होता है कि मुझे जीतना है। उस समय शायद हमारे दिमाग में इतना नहीं होता कि यार अभी हम तो जीते नहीं, हम दूसरे को क्या बताएं, क्योंकि हमें अपने अनुभव जुटाने हैं पहले।
जब तक हमारे खुद के अनुभव नहीं होंगे, अभी अगर आप मेरे से शायद 1 साल पहले पूछती कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कैसे मिलता है तो मैं आपको नहीं बता पाती, लेकिन अब मैं बता सकती हूँ क्योंकि एक खुद का अनुभव आना पहले ज़रूरी है। तो इनिशियली खुद पे काम कर रही थी, कोई भी कंपटीशन है एटलीस्ट पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पार्टिसिपेशन में हमेशा रखिए, तो पार्टिसिपेशन में हमेशा रखती थी। बहुत सारी चीज़ों में कई बार एक वो हमारे अंदर एक ईगो भी आ जाता है कि यार हमने स्टेट कर लिया तो हम डिस्ट्रिक्ट में क्यों पार्टिसिपेट करें, हमने नेशनल कर लिया तो हम स्टेट में क्यों पार्टिसिपेट करें, मतलब हम तो ऑलरेडी विनर हैं। लेकिन आप जितनी ज़्यादा बार करोगे आप इन्हेंस ही कर रहे हो खुद को। अभी मेरे पास एटलीस्ट 88+ डिबेट्स में मैं विनर हूँ, तो एटलीस्ट आई हैव डेटा कि मैंने इतनी जगह मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया। अगर मैं सोचूं यार मैं सीधा नेशनल चले जाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भी अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूँगी कि ये 5 वर्षीय योजना है। ये आप 1 साल का तो इसका पूरा प्रोसेस लग जाता है, इतना लंबा प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का। जब गवर्नमेंट इसके एप्लीकेशंस इनवाइट करती है तो इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। मतलब आपको कम से कम 80 से 100 पेजेस का अपना एक प्रोफाइल बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना होता है। तो जाहिर सी बात है ये 1 साल में 2 साल में संभव नहीं है, क्योंकि आपको बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट देना है। तो जब हम लगातार काम करते हैं, फोकस्ड होकर काम करते हैं, कंटिन्यू रह के काम करते हैं, ऑनेस्ट रह के काम करते हैं, तो हमारे पास अपने काम का एक पूरा ब्यौरा होता है। और जब हम वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं तो शायद इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत कम होता है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसी को एक बार में मिले। ये लगातार अप्लाई किए, और अभी तक मध्य प्रदेश की भी अगर मैं बात करूं तो लगातार अप्लाई किए जाने के बाद ये मतलब आपका एक तरीके से नंबर आता है, आपकी फाइल कंटिन्यू इन्हेंस होती जानी चाहिए, अपडेटेड होती जानी चाहिए। पर मैंने पहली बार ही अप्लाई किया और मुझे पहली बार में ही मिला है। क्या बात है, इतनी मेहनत करी आपने और उसका फल आज आपको मिल रहा है, बिल्कुल आपकी सफलता का। तो और आपके गले में जो मैं मेडल देख रही हूँ, ये सफलता के पीछे का राज भी आई थिंक। तो आपको कैसा लगा जब भी आपको मेडल मिला, और एक वो कैसा मोमेंट था आपके लिए? मेरे को लगता है कि शायद ऐसा मोमेंट अभी जीवन भर मेरी लाइफ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि मुझे कोई अवार्ड पहली बार मिला था और कोई नेशनल अवार्ड पहली बार मिला था, ऐसा भी नहीं था। मेरे को इससे पहले 3 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। पर जब ये मेडल गले में आए, स्पेशली आप ये जो देख रहे होंगे इसमें जो ये फ्लैग है, तो हम भारतीय हैं, और जब हमारे गले में फ्लैग अगर किसी भी रूप में आता है तो ये हमें इमोशनल कर देने वाली बात होती है, बहुत ही गर्व का क्षण होता है वो हमारे लिए। तो ये पहला मोमेंट था जिस समय मेरे को लगा कि यार अभी हमने एक बहुत अच्छी जर्नी को एक लेवल तक सेट कर दिया है। अब इसके थ्रू मैं कैसे सोसाइटी में क्या चेंज कर सकती हूँ, कैसे चीज़ें थोड़ा सा इन्हेंस कर सकती हूँ, कैसे लोगों को थोड़ा सा अवेयर मतलब किस तरीके से मैं एक सोशली इम्पैक्ट अच्छा कर सकती हूँ। तो वो फीलिंग इस मेडल के माध्यम से मुझे आई। बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो मेडल है आपके लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन भी आगे और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों और बहुत सारी बातें जो है मैम शाइना से हम करते रहेंगे, पर उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है युवा समय में। तो अभी हम शाइना से बहुत सारी बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका जो यूथ अवार्ड मिला है उन्हें, उसके पीछे की उनकी जर्नी कैसी थी, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। पर अब हम पूछते हैं कि उनकी हॉबीज़ क्या है, आखिर उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं और कैसे वो इस चीज़ में आई। और जैसा कि उन्होंने बोला था कि यूथ प्राइज़ मिलता कब है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगी, यूथ अवार्ड के लिए एक यूथ को क्या करना चाहिए? अगर मैं इसका ईमानदारी से जवाब दूं तो अगर आप सिर्फ युवा पुरस्कार टारगेट करके काम कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा मुश्किल है। ओके। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि ये कोई 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का ब्यौरा नहीं है। देखिए, अगर आपको 100 सर्टिफिकेट लगाने हैं, आप 1 साल में 100 जगह पार्टिसिपेट करके भी लगा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन उसके अपार्ट कोई अगर अपना 5 साल का जर्नी उसमें डाल रहा है, झोंक रहा है खुद को, जिसमें वो 3 नेशनल, 8 स्टेट, 10 डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न सब लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी फाइल को एक प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब आप कंटिन्यू फोकस होके काम करते हो ना, इसका मेरे पास एक जवाब है, पार्टिसिपेशन। ओके।
अगर आप सभी चीज़ों में अपना सभी मतलब आपकी अपनी जो फील्ड है, आपकी जो अपनी प्रायोरिटी है, जैसे कि मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं ऑरिटेशन स्किल्स या जो भी डिबेट्स होते हैं मैं इसमें अपना पार्टिसिपेशन रखती थी, तो मैं डिबेट्स कोई नहीं छोड़ती थी। ओके। आपका जो फील्ड है, सपोज मेरा डिबेट था, मैं डिबेट में कोई डिबेट नहीं छोड़ती थी। जिसका थोड़ा भी लेवल सेट है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर डिबेट में कुछ मिले, लेकिन आप उससे बहुत कुछ सीख के आएंगे। आपकी खुद की एक डेटा एंट्री होती रहती है कि हाँ यार आज मैं यहाँ पे बोली, आज मैंने यहाँ पे, अगर मैं दूरदर्शन में भी बोल पाई हूँ तो शायद उसी की वजह से बोल पाई हूँ, क्योंकि आप एटलीस्ट आपको अपने फील्ड पे तो फोकस्ड रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो और जैसे उसके साथ आप अपना पार्टिसिपेशन रखें और कंटिन्यू अपना जो भी चीज़ें में आप कर सकते हैं वो एक अपना ब्यौरा कम से कम अपने साथ तो ये आप रखें। बता रहे हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो वो वर्क कौन से होते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि कौन कौन से एरियाज होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, काय में पार्टिसिपेट करते हैं आप लोग? देखिए, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर हम वर्टिकल्स की बात करें तो एक स्पोर्ट्स हमारा वर्टिकल है, एक कल्चर हमारा वर्टिकल है, लिटरेचर हमारा वर्टिकल है। तो बेसिकली जो ये आ जाता है डिबेट्स और ये सब लिटरेचर का एक पार्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को रखती है जो यूथ के लिए काम करता है। Okay. जो यूथ अफेयर्स है, जिस मंत्रालय से मुझे ये मिला है, मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये इस मिनिस्ट्री का काम यही है कि ये यूथ के लिए काम करती है। यूथ के लिए काम करने का मतलब ये है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें टाइम पे यूथ के लिए ऑर्गेनाइज कराती रहती है। तो यूथ का काम सिर्फ इतना है कि वो अपना पार्टिसिपेशन एक बेहतर ढंग से इसमें रखे, तो इससे वो सीखेगा भी, उसको सर्टिफिकेशन भी रहेगा और फर्दर फॉर नेक्स्ट इन चीज़ों को वो अपनी जर्नी में इन्वॉल्व भी कर सकेगा। तो आप चीज़ें कर रहे हैं ये एक मैटर है, और आप चीज़ें किस तरीके से और किसके साथ कर रहे हैं ये दूसरा विकल्प है। Okay. तो आपका इन्वॉल्वमेंट सही जगह पे हो वो भी ज़रूरी है। तो कम से कम आप गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट करा रही है तो हमारे लिए ही करा रही है, तो अगर हम अपना इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट के साथ रखें, और इसके अपार्ट भी जैसे MIT का मैं जिक्र करना चाहूँगी। MIT एक इवेंट कराता है, भारतीय छात्र संसद, जो कि बहुत बड़े स्तर पे होता है। अब वो कहने के लिए एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन इवेंट का लेवल बहुत अच्छा है। तो अपनी प्रायोरिटी सेट रखें कि अगर वो चीज़ अच्छी है तो हमें उसमें पार्टिसिपेशन रखना है, तो वो तो आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कहीं ना कहीं। जी, आपने कहा। और उसके बाद ये जो आप वर्क करती है, आपने बताया कि थोड़ा बहुत NGO सेक्टर से भी आप इन्वॉल्व हैं, तो इसके पीछे जैसे आप कहीं भी वर्क करने जाते हैं जनरली जब भी हम, तो कुछ एक ऐसे इंस्पिरेशंस होते हैं या किसी की कुछ स्टोरीज सुन के हमें बहुत मोटिवेशन फील होता है, तो आपके साथ कोई कैसे टर्निंग पॉइंट आया हो या आपने उन लोगों की स्टोरी सुनी और आपको लगा हो कि यार ये तो क्या स्टोरी थी जो मेरे दिल को छू गई, कुछ ऐसी स्टोरी अगर आप बताना चाहें? देखिए, बहुत ज़्यादा मेरा शुरू में सोशल सर्विस की तरफ रुझान नहीं था, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी और मतलब क्योंकि नहीं उतना वातावरण उस समय ऐसा नहीं था और नहीं था इंटरेस्ट। जब हम क्या होता है अपने परिवेश में चीज़ों को देखते हैं तब हमारी संवेदनशीलता उनके लिए बढ़ती है, तो तब ऐसा कुछ देखा नहीं था। एक बार मुझे याद है कि मैं राजभवन में थी जब महामहिम आनंदीबेन जी जब राज्यपाल थी, उस समय मैं राजभवन में थी, किसी प्रोजेक्ट को लेकर ही थी, और एक बच्चों का ग्रुप आया वहाँ पे। वो स्लम एरिया के बच्चे थे और वो काफ़ी लंबे टाइम से अप्रोच कर रहे थे कि वो किसी तरीके से गवर्नर से मिल सके, क्योंकि वो जो आनंदीबेन जो जी थी उनका इंटरेस्ट था इन बच्चों की स्कूलिंग पे, इन बच्चों के एजुकेशन पे। तो उन्होंने राजभवन में एक स्कूल भी डेवलप किया था, अगर आपको पता हो तो वो बच्चे कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरीके से इससे जुड़ सकें, पर क्योंकि गवर्नर के साथ रीच हो पाना ये बहुत ही कठिन बात है। तो जब वो बाहर वेट कर रहे थे और जब मैं वहाँ से बाहर जा रही थी तो मुझे वो टीम मिली, उनको लगा कि शायद मैं वहाँ पे वर्किंग हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की कि मैडम किसी तरीके से अगर हमारा, उनके जो लीडर थे, किसी तरीके से अगर अपॉइंटमेंट हो सके और बच्चों के लिए करना है। उस समय मैंने उनको ये भी नहीं बोला कि मैं यहाँ क्यों, क्या, मैंने कहा सर मैं देखती हूँ, और मैं इतना कह के निकल आई। लकीली कुछ लोग मेरे वहाँ पे परिचित थे भी, तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो उनका ऑटोमेटिकली हो गया था। लेकिन मुझे उस दिन ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ हम काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं पर्सनली एक बार उस एरिया में गई, उस स्लम एरिया में गई, मैं उनसे मिली जाके, और मैंने उनसे पूछा कि बेसिकली आपको क्या नीड्स हैं और क्या हम इसमें कोई सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी उस समय स्टूडेंट ही थे, तो हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करने में तो कैपेबल नहीं थे, लेकिन इसके अपार्ट क्या हम इसमें कोई सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनका था कि आप खाली अगर बच्चों को पढ़ा सकें फ्री टाइम में तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, और अगर आपके आसपास के दोस्त हैं, आप लोग ग्रुप में हैं और बच्चों को अगर आप लोग पढ़ा सकते हैं तो हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।
तो हमने कोशिश की, हमने कुछ दिन पढ़ाया और वो धीरे धीरे फिर वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बिल्कुल सही कहा। ये जो कहानियाँ होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाती है और हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाने जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तो हमने शाइना का सुना, पर उनकी आगे की फ्यूचर की प्लानिंग्स क्या है ये हम जानते हैं थोड़ी सी देर के बाद। आइए एक ब्रेक लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से युवा समय में। तो अभी हम शाइना से बात कर रहे थे और यहाँ पे हमने इनसे बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारी स्टोरीज़, इंस्पिरेशन स्टोरीज़ जानी। पर अभी पिछले एपिसोड में ही एक और आए थे जिनको नेशनल यूथ अवार्ड मिला है। तो उन्होंने उनकी स्टोरी बताई कि उन्होंने कोविड, शिवम मिश्रा, तो उन्होंने कोविड टाइम में भी बहुत कुछ काम करा है। तो आप अपने बारे में कुछ ऐसा थोड़ा सा अगर बताना चाहें, सोशल वर्क्स के बारे में स्पेशली। ओके, सोशल वर्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक तो मैंने आपको भी एक कहानी बताई है। वहाँ से क्या है कि मेरा बच्चों के साथ काम करने का इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। तो फिर मैं काफ़ी लंबे समय तक मैं उस स्लम एरिया में जाती थी और जब थोड़ा सा ऐसा लगा कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ों का, मतलब कुछ भी चीज़ों का जो नीडेड है वहाँ पे, तो वो करने लगी। तो एक टाइम के बाद ना आपका अटैचमेंट हो जाता है और वो अटैचमेंट आपको इस हद तक अट्रैक्ट करता है कि आपके जो भी स्पेशल डेज हैं वो आप उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो। बिल्कुल। तो वो अटैचमेंट कुछ इस लेवल तक बढ़ गया था। एंड देन आफ्टर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बुजुर्गों के साथ भी है। मैं मतलब कुछ ओल्ड एज होम्स में कई बार जाती रहती हूँ, पर ये सारी चीज़ें मैंने अपने पुरस्कार में मेंशन नहीं की हैं, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। पुरस्कार में मैंने सिर्फ अपना जो जर्नी रहा है, जो सर्टिफिकेशन स्पेशली रहा है, वो मेंशन किया है। और कोविड के टाइम में तो मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति इतना संवेदनशील था कि वो अपनी तरफ से क्या मदद कर सकता है वो कर ही रहा था। तो कोविड के टाइम पे मैंने वैक्सीनेशन के समय पे काफ़ी काम किया और इसीलिए मुझे वैक्सीनेशन का एम्बेसडर भी बनाया गया था अपने डिस्ट्रिक्ट में जी। और इसके साथ नशा मुक्त भारत पे भी हमने बहुत काम किया है। तो नशा मुक्त भारत की भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ओह वाह। अभी करेंटली भी मैं इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और इसके अलावा हम मतदाता जागरूकता के लिए भी काफ़ी काम करते हैं। मतदाता जागरूकता में मैं 2018 से लेके 2023 तक अभी तक लगातार एम्बेसडर हूँ। एक भी साल में चेंज नहीं हुई। उसका क्या बात है, आपने इतना सब कुछ कर लिया और आपसे बात करते हुए आज तो टाइम का पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, इतनी सारी बातें करनी थी। तो एक छोटा सा अगर आप फ्यूचर प्लानिंग्स आपके बताना चाहें कि फ्यूचर में आप कैसे क्या वर्क करने वाली हैं या क्या क्या आपके एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके बारे में छोटा सा अगर आप बताना चाहें। एम्स मेरे पहले तो मेरा स्टेट सर्विस में जाने का प्लान था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा कम हो गया है। अभी मुझे लगता है कि उसके अपार्ट भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, एनजीओज़ के साथ मिलके, क्योंकि अल्टीमेटली अब जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि सोसाइटी में कैसे चीज़ें थोड़ी सी बेटर हों या हमारे माध्यम से हम क्या अच्छा कर सकते हैं। कई बार बहुत सारी स्कीम्स भी हैं जो आती हैं पर उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो हमें लगता है यार यहाँ हम कैसे कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको सर्विस में आके भी वही चीज़ें करनी है। तो अभी मेरा मोटिव ये है कि एक स्टेबिलिटी के साथ मुझे इसी सेक्टर में काम करना है। ओके, वाह क्या बात है आपका। बिल्कुल आई होप कि आपके जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो आप अच्छे से अचीव कर पाए, फुलफिल कर पाए। थैंक यू। और लास्ट में अगर आपको एक मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को, यूथ को स्पेशली, तो उनके लिए क्या होगा वो? एक सिंगल मैसेज यही होगा। पहली चीज़ तो आप फोकस्ड रहें, ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है, लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। अगर हम वो सेट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि समय कहाँ चला गया। क्योंकि एक समय मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं थोड़े दिन यहाँ थोड़े दिन यहाँ, तो उसके वजह से पूरा साल कहाँ चला गया मुझे पता नहीं चला। तो कम से कम ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं, एक प्रायोरिटी सेट करें। ज़्यादा पैसे के पीछे भागने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आप खुद पे काम कर लेते हैं तो आप विश्वास रखिए अपने ऊपर, पैसा भी आपको एक समय के बाद आप कमा पाएंगे, अच्छा कमा पाएंगे। तो सबसे पहले खुद पर काम करें, एक फोकस्ड रहें, अपना पार्टिसिपेशन चीज़ों में रखें, बहुत ज़्यादा कटे नहीं, बहुत ज़्यादा वायस्ड ना रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि इन्होंने मेंशन करा कि आजकल यूथ जो है बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागता रहता है इधर उधर, कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो नहीं, उसके लिए हमें पहले पैसा मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आपको जो वहाँ से एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, आई थिंक वो पैसे से भी बहुत बढ़कर होता है। पर एक क्वेश्चन मैं लास्ट में और पूछना चाहूँगी, वैसे तो क्वेश्चंस की लाइन ख़त्म नहीं हो रही है मेरे, पर ये जो आपको यूथ अवार्ड मिला है इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगी? इसका श्रेय मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकती। Okay. क्योंकि हर किसी का एक सपोर्ट होता है एक टाइम पे आपको, और आपको कई बार पता नहीं चलता कि कौन सा टर्निंग पॉइंट कब आ गया। अभी तो हमारे पास समय नहीं है, कभी आगे समय होगा तो मैं इसकी आपको स्टोरी भी बताऊंगी। जिस दिन इसका लास्ट डेट था जी, उसके भी शाम के 5 बज गए थे और तब तक मेरी फाइल भी तैयार नहीं थी,
क्योंकि मैं इसमें अप्लाई ही करने वाली नहीं थी। तो उस समय किसी और ने मेरी फाइल मेरे को ज़बरदस्ती बैठा के तैयार कराई है पूरा कंटेंट लेके, तो एक श्रेय उसका भी है। अगर वो उस समय नहीं करते तो शायद ये अवार्ड मिलता ही नहीं। तो इस तरीके से जर्नी में तो बहुत लोगों का सपोर्ट होता है। दर्शकों, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जैसे कि हर एक इंसान जो होता है ना हमारी लाइफ में आता है, उसका कुछ ना कुछ रोल होता है आपको, अगर चाहे वो कुछ अच्छा सिखा के जाए या बुरा सिखा के जाए। और जैसे कि शाइना ने बताया कि उन्होंने बहुत बड़ी जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, ऐसे आप भी बहुत कुछ सीखते रहिए। और मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, खोल अपने परिंदे, क्यों ढूंढता है किसी और को, बन खुद का, और आसमां क्यों, पूरा जहां है तेरा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहिए युवा समय में।